हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक फंक्शन तक पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए न्यू अप शुरू करते हैं हमारा एलिमेंट्री ग्राफ। एलिमेंट्री ग्राफ। अब इसमें फर्स्ट आएगा आपका कांस्टेंट फंक्शन, उसका ग्राफ निकालना है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें इनपुट कुछ भी रखो आउटपुट हमेशा उसका एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जिसे y इक्वल्स टू कोई 5 बोल दिया, तो अब x की वैल्यू कुछ भी रहे, y की वैल्यू मतलब उस फंक्शन की वैल्यू तो हमेशा 5 ही आएगी, है ना। अगर इसका ग्राफ अगर हमको ड्रॉ करना हो तो ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? फिर उसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि हमेशा y की वैल्यू तो 5 होगी और y इक्वल्स टू 5, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ऐसी आपकी, है ना। यहाँ कट करेगा वो y एक्सिस को 0,5 पे, ये इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू 5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी लूँ, 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, तो अब भी y हमेशा क्या आने वाला है? 5 आने वाला है, राइट। समझ रहे हो? ये हुआ आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में कभी चेंज ही नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं, सेकेंड वाला जो रहेगा वो होगा आपका लीनियर फंक्शन। लीनियर, अब आपको ये पता होना चाहिए लीनियर मतलब पावर डिग्री जो होता था 1, y इक्वल्स टू ax प्लस b। ये लीनियर फंक्शन है आपका ax प्लस b, क्योंकि यहाँ पर x का जो पावर है वो 1 है, मतलब डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन ax प्लस b वो आपका क्या है? 1 है। और आपको पता है लीनियर एक्सप्रेशन क्या डिनोट करता है? स्ट्रेट लाइन डिनोट करता है ना। चलो अगर इसका एक एग्जांपल माने कि जो फंक्शन है एक स्ट्रेट लाइन बताने वाला है, मानो ये ऐसा कोई एक स्ट्रेट लाइन है। चलो एक स्ट्रेट लाइन भी ओपन ड्रॉ करते हैं, ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये जो है ये बता रहा है y का ग्राफ, मतलब ये ax प्लस b का ग्राफ बता रहा है। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है ना। यहां तक क्लियर? देखो अब मुझको ये तो ग्राफ हो गया सीधा सीधा। ये a क्या बताता है? a बता रहा है आपको स्लोप ऑफ दिस लाइन। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये फॉर्म याद है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। स्लोप निकालना होता है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन को ऐसा कन्वर्ट कर देते थे, तो x के पास का जो हो जाएगा वो स्लोप है। तो यहाँ पर a क्या है आपका? स्लोप। स्लोप यानी क्या था हमारा? tan थीटा, बराबर है। तो ये जो थीटा इंक्लिनेशन x एक्सिस से, वो हो गया आपका, उसका tan हो गया स्लोप। और स्लोप क्या रहेगा यहाँ पर? a। अगर कोई भी लीनियर फंक्शन आपको दिया जाए y इक्वल्स टू ax प्लस b के फॉर्म में, तो जो a होगा वो होगा आपका स्लोप, ठीक है ना। स्लोप को आप स्मॉल m से भी डिनोट करते थे। किसी को इसमें भी डाउट हो तो स्ट्रेट लाइन के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वो जाकर देख ले, तो स्लोप पूरा क्लियर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। पर चैप्टर मैंने अपलोड किया है, ठीक है ना। अब इस b को हम किससे कंपेयर किए थे? c से। c इज द y इंटरसेप्ट, जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करेगी वो होगा y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा आपका? b y इंटरसेप्ट, मतलब ये 0,b लिखना पड़ेगा ना, b आएगा। और चाहो तो अगर आपको ऐसे समझ में आए तो देखो, ये पॉइंट किस पे है? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x0 रहता, तो x0 रख दो यहाँ पे। तो अगर x में यहाँ 0 रख दूंगा तो ये पूरा हो जाएगा 0, मिल जाएगा y इक्वल्स टू b। तो पॉइंट कौन सा होगा? 0,b। दैट विल बी ऑन योर लाइन। बस इसलिए हमने बोल दिया 0,b से कट होकर जा रही है लाइन, राइट। तो याद रखो। अब ये देखो स्लोप आया है, इसलिए थोड़ा सा स्लोप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया आपका लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में सिर्फ बात याद इतनी रखनी है कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, उसके बाद में जो ax प्लस b जो भी फॉर्म होगा आपका, उसमें जो x का कोएफिशिएंट होगा वो होगा आपका स्लोप।
बी होगा वाई इंटरसेप्ट। ये तो लाइन में पढ़ा ही है, ठीक है। तो अगर आप कोई बोले इसमें कि सर, चलिए हाँ, ये एक और पॉइंट, अगर कोई बोले कि ये पॉइंट तो निकाल लो सर, वाई का निकाला, एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट ए है, तो कैसे निकाल लो? पॉइंट ए क्या है? रूट ऑफ दिस फंक्शन। हमने देखा था रूट मतलब जहां पर एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए वाई 0 हो जाए, तो यहाँ पर वाई 0 ही है ना, ये वाई एक्सिस पे, तो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसके लिए वाई 0 हो जाए। तो कैसे निकालते थे? जो आपको फंक्शन दिया है, जो इक्वेशन दिया है, उसमें y की जगह 0 रख दो, x मिल जाएगा आपको माइनस बी बाय, है ना। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? माइनस बी अपॉन ए। फिर कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत होगी, सर आपने ग्राफ, ठीक है, ये माइनस बी बाय आया, तो ये ग्राफ इधर क्यों आया? ये तो निगेटिव है ना, निगेटिव एक्स एक्सिस से इधर होना चाहिए था, लाइन ऐसी कुछ बनना चाहिए था, ऐसी कुछ बनना चाहिए था, आपने ऐसी क्यों बनाई? तो देखो यहाँ पर ए और बी हमने ये जनरल फॉर्म में निकाला है, आपको ए और बी के साइन नहीं पता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैंने माइनस के ऐसा लिख कर दिया और बोला कि माइनस के एक कांस्टेंट है, तो बताओ इस नंबर का, जो नंबर बनेगा, इसका साइन बताओ। तो आप नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि आपको के का साइन नहीं पता है। के अगर पॉजिटिव होगा तो जो नंबर बनेगा उसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, के अगर नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो के का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ के। तो यहाँ पर भी माइनस बी बाई ए अगर आपको लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो नंबर है ये बी और ए के साइन के ऊपर डिपेंड, बराबर है। तो ये काट पीट के पॉजिटिव ही आएगा अगर ग्राफ ऐसा बन रहा होगा तो, ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, जब तक सिर्फ इतना याद रखो कोई कांस्टेंट सी दिया है, तो जब तक आपको उसका साइन ना दिया जाए तब तक आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते हो। क्रूड लैंग्वेज में या क्रूड सेंस में हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, पर ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, समझने के, ठीक है। अब देखो जो y है इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये जो फॉर्म है आपका लीनियर फंक्शन, इसके ग्राफ तो अलग अलग हो सकते हैं, ग्राफ अलग अलग हो सकते हैं। ये देखो 4 ग्राफ्स निकालेंगे। एक तो लाइन जो हमने अभी ड्रॉ की ऐसी होगी, एक तो वो ऐसी हो सकती थी लाइन, है ना, मतलब जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो थीटा, इधर एक्यूट एंगल बना रहा है ना। इंक्लिनेशन मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं, इंक्लिनेशन एक्यूट है, इस केस में भी इस केस में। तो इसमें फर्क क्या है? ये कौन से क्वाड्रेंट को कट में से जा रहा है, कट कर रहा है? फोर्थ, ये सेकंड। फिर फर्स्ट एक तो ऐसा रहेगा, ये होगा ऑब्टूस एंगल, 90 से बड़ा है ना, और फिर ये होगा ऐसा, ये भी एंगल ऑब्टूस एंगल है, राइट। अब सीधी बात है, ये यहाँ पर ये थीटा है और ये थीटा है, ठीक है। इन दो केस में, फर्स्ट एंड सेकेंड केस में आपका एंगल एक्यूट है, तो tan ऑफ एक्यूट एंगल क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहेगा ना एक्यूट एंगल। 90 से छोटा मतलब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का 90 से छोटा, तो tan ऑफ एनी एक्यूट एंगल क्या रहता है? पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप जाते थे, याद है ना, 90 से बड़ा मतलब ऑब्ट्यूस एंगल भी होता है, तो tan की तरफ चला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पर थर्ड केस में और फोर्थ केस में आपके स्लोप क्या रहेगा? आपका नेगेटिव रहेगा, राइट। और फर्स्ट और सेकंड में आपका स्लोप क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और अभी हमने बताया था स्लोप क्या बताता है? ए, है ना, ए इज द स्लोप ऑफ योर फंक्शन, बराबर है। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट और सेकंड ग्राफ के लिए जो ए है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, राइट। और थर्ड और फोर्थ के लिए जो ए है वो लेस देन 0 रहेगा, क्योंकि वो जो एंगल है, सीधी बात है, स्लोप क्या आ रहा है? निगेटिव आना है, और ए मतलब स्लोप, ठीक है। और अब बी के बारे में भी देख लो, फर्स्ट केस में बी कहाँ है? देखो ये निगेटिव है, नहीं तब नीचे कट कर रहा है ना वाई एक्सिस को, बी इज द वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को नीचे कट कर रहा है, तो बी क्या होगा आपका? लेस देन 0, है ना। सेकेंड केस में बी ऊपर है, वाई एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव है, तो बी ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड केस में फिर से बी ऊपर है, तो बी ग्रेटर देन 0 होगा।
फोर्थ केस में बी नीचे है तो बी इज लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे। चलो तो इसी इसमें अभी हम चलो और एक स्लोप को डिस्कस कर लेते। एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है। ये लाइन 1 ये लाइन 2। लाइन 1 का स्लोप आएगा स्लोप 1, लाइन 2 का आएगा स्लोप 2। अगर मुझको पूछा जाए कि रिलेशन बताओ m1 और m2 में विच इज ग्रेटर विच इज लेसर, तो कैसे बताओगे? सीधी बात है, अभी देखा ये जो L1 है इसका स्लोप का किससे मिलेगा? इस θ1 से, और L2 का कौन सा है? θ2। एक्यूट एंगल है ना θ1, एज ऑब्वियस tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। क्यों? क्योंकि θ1 एक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan पॉजिटिव रहता है, और θ2 ऑब्ट्यूस एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव रहेगा। पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा होता है ना हमेशा, तो उससे हम बता देंगे सीधा सीधा m1 इज ग्रेटर देन m2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको जब ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा तब आपको पता होना चाहिए, जिसका स्लोप ज्यादा है उसको आप इंक्लाइन करोगे ज्यादा, जिसका स्लोप कम है उसको इंक्लाइन कम करोगे, है ना। ठीक है, नहीं तो बच्चे इसमें गड़बड़ करते थे। सेकेंडली, या y इक्वल टू ax प्लस b, अलग अलग दो लाइंस दिए हुए, a2x प्लस b2b। तो जो अगर a1 पॉजिटिव होगा तो ये वाली जो लाइन बनने वाली है वो कम इंक्लाइंड होगी, ये निगेटिव होगा a2 तो वो ज्यादा इंक्लाइंड होगी, है ना, ज्यादा इंक्लाइंड होगी x एक्सिस। सीधी बात है, इतना याद रखना है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना इंक्लाइंड रहेगा आपका ग्राफ एक्स एक्सिस। ये ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर मैंने ऐसा, और अभी तो 2 थे, अभी और मैं 4 बना देता हूं। चलो हम ना से 4 बनाते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक है आपका ऐसा, एक लाइन है आपकी ऐसे, ये है लाइन 1। चलो लाइन 1 की जगह m, इस स्लोप का, इस लाइन का स्लोप m1, इस लाइन का स्लोप m2। फिर हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं, इस लाइन का स्लोप m3, इस लाइन का स्लोप m4। और कहा गया है कि ये जो लाइंस बने हैं जिनके स्लोप्स दिए m1 m2 m3 m4, इनका ऑर्डर रिलेशन निकालो। ऑर्डर रिलेशन मतलब कौन किससे बड़ा है, एक ऑर्डर में बनाओ, ग्रेटर देन या लेस देन ग्रेटर देन, इस टाइप का। तो अभी देखो ग्राफ में इतना तो सीधा सीधा है, ये m1 इसका इंक्लिनेशन m2 से वाली लाइन से कम है, तो जिसका इंक्लिनेशन कम होता है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा होता है। यस, क्योंकि आपको ये तो पता है ना, tan थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रही, 45 डिग्री रही, 60 डिग्री रही, तो ग्रेड बढ़ते जाता है ना। tan 30 कितना है? 1/√3 tan 45 1, और tan 60 √3, बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है वैसे tan की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर एंगल इंक्रीज हुआ तो tan की वैल्यू बढ़ जाएगी, tan की वैल्यू मतलब स्लोप बढ़ जाएगा। तो m1 से बड़ा हुआ m2, तो ये देखो मैंने पहला तो लिख दिया m2 इज ग्रेटर देन m1। अब मुझको इन दोनों में रिलेशन देखना, फिर उनका इधर भी रिलेशन देखना है। अब इधर आ जाओ, m4 और m3 में कौन सा बड़ा है? m4 बड़ा है या m3 बड़ा है? तो यहाँ पर भी देखो इंक्लिनेशन m4 का छोटा है, m3 का इंक्लिनेशन बड़ा है। और हम अभी कहे थे कि जिसका इंक्लिनेशन बड़ा होगा, जिसका एंगल बड़ा होगा, उसका tan भी बड़ा होगा। पर बच्चे यहीं पे कच्चा खाएंगे, गड़बड़ करेंगे। ये सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल से ना, क्यों? क्योंकि इधर से एंगल ले रहे हो ना, आप इधर की साइड से एंगल ले रहे हो, एक्स एक्सिस से लेते हो आप जब भी थीटा लेते हो। ये इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर से जो मैंने बताया ये अभी ड्रॉ किया, ये निगेटिव एक्स एक्सिस से है ना, ये नहीं लेना है, बराबर है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो
इधर M3 का जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन वो ये है और M4 का इंक्लिनेशन ये है, तो ग्रेटर है M3 का इंक्लिनेशन से M4 का इंक्लिनेशन जो है वो ज्यादा है। तो अभी हमने कहा था कि जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा उसकी तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उसका स्लोप ज्यादा हो जाएगा, tan की वैल्यू है ना। पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आने की वजह से आपको पता है निगेटिव वैल्यू, राइट, इधर से इंक्लिनेशन समझ लो, इधर से, तो जिसकी वैल्यू निगेटिव में जैसे -4 और -3 है, तो जो बड़ा रहता वो छोटा रहता, जो छोटा रहता वो बड़ा रहता है, तो पता है ना, बराबर है। तो अगर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बोलूं, साइन नहीं बोल रहा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू M3 की बड़ी रहेगी M4 से, क्योंकि इंक्लिनेशन ज्यादा है। अगर मैं इधर से पकड़ूं, एक ही बात है, वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, पाई माइनस करते हो, तो M4 की न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर मैं सिर्फ साइन ना देखो, तो M4 की न्यूमेरिकल वैल्यू M3 से ज्यादा है, और अगर मैंने निगेटिव लगा दिया तो ये साइन मुझको रिवर्स करना पड़ जाएगा, क्योंकि निगेटिव है। निगेटिव में जो छोटा रहता वो बड़ा रहता, जो बड़ा है वो छोटा रहता, बराबर है। मतलब ही स्लोप ऑफ M4 जो रहेगा इट विल बी लेस देन M3। मैं यहां लिख देता हूं M3 से छोटा रहेगा M4 का स्लोप, ठीक है। अब हमको इधर भी तो रिलेशन देखना है, ऑर्डर रिलेशन बनाना, एक लाइन में बनाना है। तो सीधी बात है, ये M3 और M4 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट ऑब्ट्यूज एंगल है ना। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब tan तो निगेटिव होता है, तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से ग्रेटर है ना। तो इनको अगर कंबाइन कर लूं मैं, तो क्या बन जाएगी साइन फिर हमारे, M2 is greater than M1 and M1 is greater than M3, M3 is greater than M4, ये बन जाएगा। अभी आपको दिख रहा है इसमें कम कम हो रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर रिलेशन, राइट। और अगर रिवर्स हो जाता तो हम उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं, कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग, बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रिलेशन। तो इसको याद रखना, क्या कहा गया है, ऑर्डर रिलेशन, ऊपर लिख देते हैं। ये हो आपका ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। ऑर्डर रिलेशन अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो, अब वो किसी का भी हो सकता है, यहाँ पर इस केस में आपको स्लोप का कहा गया है, ठीक है। तो ये इतना याद रखना, ओके। अगर किसी को अब भी ना समझ में आया कि M3 इज ग्रेटर देन M4 कैसा है, तो tan का ग्राफ देखो, आप tan का ग्राफ कैसा था, ये आपका 0, ये π/2, ये 3 पाई, ये पाई आगे जाते ये आएगा 3π/2, ठीक है ना। tan का ग्राफ देखो ऐसा था कुछ, अगर याद होगा तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू भी तो बढ़ रही है ना। ग्राफ से समझ में आ रहा है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, एंगल बढ़ना शुरू हो गया π/2 की तरफ, 0 से π/2, तो ग्राफ की वैल्यू भी बढ़ने लग गई, tan की वैल्यू मतलब। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो π/2 से जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो कम हो रही है ना, कम हो रही है ना, कम हो रही है, देखो इधर डिक्रीजिंग हो रहा है ना, π/2 तक 0 होता है, फिर पाई से लेके 3π/2 तक, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है ग्राफ, मतलब आपकी टाइम की वैल्यू। तो सिंपल बात है, अगर मुझको इंक्लिनेशन पूछा जाता है ये ऐसा, तो ये जो M3 है और M4 है, तो M3 का इंक्लिनेशन क्या है, कम है, M4 से कम है, मतलब M3 कहीं समझो यहाँ पर है और M4 आगे है, इंक्लिनेशन ना, एंगल, ये एंगल बोल रहा हूं मैं। M3 M4 में स्लोप को भी डिनोट करो, उस लाइन को भी डिनोट करो, ऐसा मान लो। तो देखो M3 का जो एंगल है वो क्या है, पहले है, M4 के एंगल से छोटा है ना, तो उसकी वैल्यू तो बड़ी होगी ना। M4 का अगर एंगल ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू छोटी होगी, देखो ना, छोटी है, कम हो गई, ग्राफ से भी समझ सकते हो।
तो एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते। तो यहाँ पर हमारा M3 क्या हुआ, ग्रेटर देन M4 हो गया, ठीक है। हालांकि इसका जो इंक्लिनेशन है वो छोटा है, फिर भी वो बड़ा है। दैट डिपेंड ऑन विच क्वाड्रेंट दैट एंगल इज लाइंग, ओके, याद रखना। चलिए फिर नेक्स्ट, चलो क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसमें ये जो मेथड आ रही है फंक्शन, ये हेल्प होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस पे क्वेश्चंस कम आएंगे आप, ठीक है। जो हम बना रहे अलग से क्वेश्चन फॉर्म होंगे, वो अलग ही है। जैसे हम सिर्फ अभी ग्राफ देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी क्वाड्रेटिक हो, 10th में तो पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा है तो हम अभी रिवाइज कर लेंगे। ये पैराबोलिक कर्व आता है, राइट। तो डिपेंड करता है, फर्स्ट अगर a पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा, मतलब कर्व अपवर्ड, और a निगेटिव होगा तो कर्व डाउनवर्ड, ऐसा कुछ आएगा आपका कर्व, ठीक है। ये याद रखना है। जो x² का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पर एक और कंडीशन देनी पड़ेगी आपको, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा ना फंक्शन, इसलिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट पता है क्या था, b² माइनस 4ac, है ना, निकालते थे क्वाड्रेटिक। तो वो अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो कितने रूट्स होते थे ac के, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट्स होते थे ना, 2 रूट्स, और d इक्वल टू 0 होता था तो कितने रूट होते थे, ओनली 1 रूट्स, और d लेस देन 0 होता तो याद है 0 रूट्स। अब रूट्स रहना मतलब ये जो पैराबोला है आपका, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 2 रूट्स मतलब 2 बार कट करेगा, ऐसा कुछ 2 बार कट करेगा ना वो एक्सिस को। अगर अपवर्ड होगा तो डाउनवर्ड होगा तो ऐसा कुछ कट करेगा। हो सकता है वो शिफ्ट भी हो अलग अलग, जैसे इधर से हो, बीच में हो, कैसे भी हो, ठीक है ना, ये याद रखना। अगर एक बार एक ही रूट है मतलब सिर्फ टच करेगा, एक तो ऐसा ऊपर रहेगा, एक तो ऐसा नीचे रहेगा, है ना। और 0 रूट्स मतलब वो टच ही नहीं करेगा, एक तो ऊपर ही रहेगा, एक तो नीचे रहेगा, है ना। अलग अलग जगह कहीं पे भी रख दो, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, हाफ आदि क्वाड्रेंट में हो, हाफ अलग क्वाड्रेंट में, ऐसे ही हो सकता है। पर इतना याद रखना है कि जब भी आपका जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन वो इस फॉर्म में है x² प्लस bx प्लस c, तो वो ऐसे ही रहेगा, एक तो अपवर्ड एक तो डाउनवर्ड, ऐसे साइड हॉरिजॉन्टली नहीं रहेगा, ठीक है, ये याद रखना, हॉरिजॉन्टली टिल्ट नहीं रहेगा अगर इस फॉर्म में हो तो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टिल्ट का हम बाद में देखेंगे क्या है, अभी तक सिर्फ इतना याद है। तो 2 पॉइंट बताए क्वाड्रेटिक फंक्शन में, एक a से आप जो x² का कोएफिशिएंट है a, उससे आप बताओगे कि जो आपका पैराबोला है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट से आप बता सकते हो कि वो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, ठीक है। और कितनी बार कट करेगा तो उससे ये भी तो निकाल सकते हो रूट्स, एग्जैक्टली कहाँ कट करेगा, वो कैसे निकालते थे, अगर याद होगा क्वाड्रेटिक ऐसे सॉल्व करते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। ये तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैंने देखो b² माइनस 4ac की जगह डिस्क्रिमिनेंट d कर दिया, ठीक है, नोटेशन है सिर्फ, बस इससे आप x की वैल्यू निकाल दो और उसी पॉइंट पे आपका जो पैराबोला है वो x एक्सिस को कट करेगा, राइट। तो चलिए फिर इतना जो हुआ हमारा, इतना एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर एग्जांपल एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 5x माइनस 5x प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। ये अब आपको थोड़ा सा एक रफली क्रूड लैंग्वेज में हमको अभी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया, देखो ये क्या है, ए क्या है आपका निगेटिव है, तो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, आपका जो पैराबोला होगा डाउनवर्ड होगा, हाँ या ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो मिल गया हमको डाउनवर्ड होने वाला। सेकंड डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जिससे हमको ये पता चल जाए कि ग्राफ ड्रॉ करते वक्त पैराबोला कितनी बार
कट करेगा एक्स एक्सिस को, वो किससे मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट से मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये तो पता है ना, बी क्या है आपका 5, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए है माइनस 3 और सी क्या है आपका, चाहते हैं लिख लो, a इज इक्वल टू माइनस 3, बी इक्वल टू 5, जैसे 10th में करते थे, ठीक है ना, इंटू सी कितना हो गया 25, माइनस माइनस प्लस आएगा ना 24, ले आएगा 49, सही है। तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 2 बार कट करेगा, हाँ कि ना, तो 2 बार कट करने वाला है, देखो ये रफ बन गया, 2 बार कट करने वाला है। इसके बाद कहाँ कट करने वाला है, मतलब एक पॉइंट भी निकाल लेंगे जहां कट करने वाला है, तो एग्जैक्टली हम थोड़ा सा ड्रॉ कर पाएंगे। तो कैसे निकालोगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी 1/2a, लगाओ फटाफट, माइनस बी क्या है आपका 5, रूट डी मतलब 49, 1/2a यानी क्या वो आपका -3, है ना, सिंपल लग रहा है, कुछ नहीं। अगर क्वाड्रेटिक क्लियर होगा, 10th का थोड़ा प्रैक्टिस किया होगा तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो अलग अलग होगी, -5 + 7/-6 और -5 - 7/-6, तो ये हो गया आपका 2/-6 मतलब -1/3, -1/3, और ये हो जाएगा आपका -12/-6 मतलब 2, है ना। तो x की वैल्यू होगी 2, एक तो 2 पे तो -1/3 पे कट करेगा। तो चलो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। सही है हमारा आंसर, ठीक। तो चलिए, अभी भी हमको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, ये याद रखना। मान लो ये आपका -1/3 है और ये 2 है, तो आपका जो पैराबोला होगा वो कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। अब आप कहोगे कि ये वर्टेक्स हमको कैसे पता चलेगा, है ना, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके दो तरीके हैं। फोर्थ पॉइंट हम लिख लेंगे वर्टेक्स, ये तो हो गया इस केस के लिए। अब मैं फोर्थ पॉइंट के लिए वर्टेक्स भी लिख लेता हूँ। वर्टेक्स आप कैसे निकालोगे, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे -b/2a -d/4a, यहाँ d मतलब डिस्क्रिमिनेंट है, हाँ ठीक। तो इससे निकाल सकते थे आप वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये वर्टेक्स। अब आप कहोगे कि सर आपको बिना वर्टेक्स निकाले आपको कैसे पता चला कि जो वर्टेक्स हो, जहाँ वर्टेक्स है ना, यहाँ से टिल्ड होता है, ऐसा आ रहा है फिर ऊपर चला गया, है ना, ये आपको कैसे पता चला। तो याद रखना है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होता है पैराबोला में, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसा क्यों कहा गया, देखो ये वाला जो पार्ट है ना इधर का, वो मिरर इमेज है इसका, ये मिरर इमेज है इसका, एक दूसरे को कवर कर दो ना, फोल्ड कर दो तो आ जाएगा मिरर इमेज, है ना। तो जिस लाइन के अकॉर्डिंग जो पैराबोला डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मिरर इमेज पे, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या रहेगा, दोनों तरफ से सेम होना चाहिए ना, दोनों तरफ से सेम। तो अब देखो ये यहाँ से और यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगा वो सेम होना चाहिए। अब मुझको पता है -3/2, सॉरी -1/3 और 2, इनके बीच में कहीं रहेगा, वो एग्जैक्ट मिडल में रहेगा ना, यहाँ से कट कर हर जगह, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, +/2 करूंगा, तो एज ऑब्वियस पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव साइड में ले लिया मैंने उसको, पॉजिटिव आने वाला है इसलिए, है ना। बीच में जो x की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये मैंने निकाली, तो मुझको 2 + -1/3 करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, मेरे को ये बीच वाली वैल्यू मिलेगी। सीधी बात है, ये वर्टेक्स स्ट्रेट लाइन इसमें से जाने वाला है, इसलिए मैंने वर्टेक्स क्या कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है। इसके बाद अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो ये तो फॉर्मूला है ही आपके पास, लगाओ। एग्जैक्ट वर्टेक्स निकालना हो, माइनस बी क्या था आपका 5 और 2 ए क्या था -3, है ना, और डी डिस्क्रिमिनेंट क्या निकाला था आपने 49/4a -3 रहेगा, है ना, ये 49 होना था।
ठीक है, तो ये तो दिख रहा है आपको, माइनस माइनस प्लस आएगा, 5/6 आएगा, एक्स मिल गया आपका 5/6, फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला 5/6, ठीक है। इसके बाद ये कितना होने वाला है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 13/4, तो y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको वर्टेक्स का 13/4, ठीक है। बस फॉर्मूला में रखना, तो जो वर्टेक्स था आपका वो क्या आया, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स 5/6, 13/4, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो a की वैल्यू चेक करना है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है वो मिलेगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपको कितनी बार y एक्सिस को कट करने वाला है वो डिस्क्रिमिनेंट से मिलेगा, सेकंड पॉइंट से, है ना। उसके बाद किस पे कट करना है, कौन से पॉइंट पे एक्सिस को कट करना है वो थर्ड पॉइंट से, मतलब रूट्स निकालना पड़ेगा आपको, ये रूट्स निकाले थे ना। फोर्थ पॉइंट में आप वर्टेक्स निकालोगे एग्जैक्ट, फिर वहां से ड्रॉ करोगे ना उसमें वो रूट्स में से जाने वाला, राइट। आपको वर्टेक्स मिल जाए, पॉइंट्स मिल जाए, एक्स एक्सिस के रूट्स जहां से कट कर रहा है, और पता हो ऊपर जाने वाला है नीचे, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो सीधा सीधा आप ग्राफ निकाल सकोगे सिंपली, ठीक है। तो चलिए अब ये जो अगर समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन देते हैं, वो आप सोल्व करके ड्रॉ करके देखो। चलिए फिर एक क्वेश्चन ले लीजिए, y इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x यहाँ 5 लगा देंगे, 3x² माइनस 5x प्लस 2, इसके लिए ग्राफ बनेंगे, ठीक है। चलिए बना, पिछले जैसे ही थोड़ा सा चेंज करते हैं बस, और फिर आंसर चेक कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, सारा ग्राफ ड्रॉ कीजिए इसका, और फिर आंसर चेक कीजिए। चलिए तो फिर आंसर चेक कीजिए। देखो क्या करना था हमको, पहले तो ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए आ जाएगा आपका 3, बी आएगा -5 एंड सी आ जाएगा 2। ए पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ ऊपर जो जो समझ में आ रहा है साइड में हम करते जाएंगे, अपवर्ड आएगा, ठीक है। अब कट करने वाला है कि नहीं वो तो देख लेंगे, इतना बना लिया। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट से पता करेंगे कि कितने रूट्स आएंगे, तो आएगा -5 का स्क्वायर, -4, ए है आपका 3, सी है आपका 2, आया 25 माइनस 24, 1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब कितने रूट्स आने वाले हैं, 2 रूट्स आने वाले हैं, है ना। ये तो मैंने रफ बनाया, वो इधर भी हो सकता है, नेगेटिव रूट्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, हमको थोड़ी पता है। अब हम ये वो हमारा सेकंड पॉइंट हुआ, फर्स्ट पॉइंट जो आपने अपवर्ड निकाला, थर्ड पॉइंट आपका रूट्स निकालना पड़ेगा, एक्स क्या आएगा मेरा, रूट्स मतलब एक्स, याद रखना, ये भी याद रखना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स then alpha comma 0 and beta comma 0 are the points through on x axis through which the line this graph will pass। रूट्स मतलब क्या होता है, जिसमें से वो एक्स जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस से वो कट करता है, तो अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0, ठीक है। ये हमको निकालना है, क्या फॉर्मूला था, चलो रखो, माइनस बी क्या है आपका -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन ट्वाइस ए है आपका 3, तो ये बन जाएगा 5 + 1 अपॉन 6, है ना, प्लस माइनस, तो एक बनेगा आपका 6/6 और 4/6, मतलब ये 2/3, तो 2 रूट्स मिल गए आपको, अल्फा मिला, एक रूट जो है अल्फा मिला वो मिला 1/6, ये सॉरी 1/6 है ना 1, और बीटा मिल गया आपको 2/3, ठीक है ना। तो बस आपको दोनों पॉजिटिव मिल गए, दोनों पॉजिटिव मिले हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसे ही कुछ ग्राफ होगा, राइट। तो चलो बना लो। अब वर्टेक्स भी तो पता चाहिए, थर्ड पॉइंट तो हो गया आपका, फोर्थ पॉइंट हमारा वर्टेक्स, फोर्थ पॉइंट वर्टेक्स है, क्या था वर्टेक्स, -b/2a माइनस d/4, माइनस बी क्या है आपका -5, 2 है आपका
2 इंटू 3 है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, 5/6 आएगा, और माइनस डी क्या है 1 अपॉन 4, ए क्या है 3, तो ये आएगा -1/12, ये वर्टेक्स होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा ना, और अपवर्ड मूव हो रहा है, सही है, तो वर्टेक्स भी मिल गया आपको, पॉइंट्स भी मिल गए, तो जस्ट अब ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा वो, ये हो जाते 1 और 2/3, 0 को कॉमा 0 लगा लेना, और वर्टेक्स क्या है आपका, अभी निकाला हमने 5/6 और -1/12, 5/6 -1/12, नहीं वर्टेक्स हो गया, बस चाहो तो ये अगर आपको बीच का निकालना है तो इसका देख लो, हाफ करके भी आपको 5/6 मिल सकता है। वर्टेक्स का दूसरा भी आप फॉर्म निकाल सकते हो, कैसे वर्टेक्स निकालो, देखो ये x है ना, ये 5/6 आएगा ना, मतलब ये 5/6 क्या है, इन दो जो रूट्स थे उसका हाफ है, तो कुछ भी नहीं करना, जो रूट्स है उसको ऐड करके हाफ कर दो, बराबर है, तो क्या मिल जाएगा, ये 6 5/6 मिल गया मुझको, x 5/6, और ये वर्टेक्स किसके ऊपर है, पैराबोला पे, तो अगर x मुझको 5/6 मिल गया है, तो मैं अगर x की जगह 5/6 रख दूं तो y मिल जाएगा ना मुझको सॉल्व करने पे, जो आपको इक्वेशन दिया है, जो y इक्वल्स टू दिया है, उसमें आपको क्या करना है, x की जगह 5/6 पुट कर दो, तो x y की वैल्यू मिल जाएगी ना, इसकी जगह रख दो, ऐसे भी वर्टेक्स निकाल सकते हो आप रूट्स निकलने के बाद, पर प्रॉब्लम कहाँ होगा, अगर रूट्स होंगे ही नहीं तो, मतलब टच कर रहा ही नहीं तो फिर कैसे निकाल, तो उस केस में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो सीधा सीधा आपका वर्टेक्स का जो फॉर्मूला है वो याद कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने जो भी सॉल्व किया है इसको और थोड़ा सा परफेक्ट बना सकते हैं, कैसे कि कहाँ पर y एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट भी निकालेगा, तो फोर्थ तो हो गया था हमारा, फिफ्थ पॉइंट भी निकाल लेते हैं हम जहाँ पर y एक्सिस को कट करेगा, मतलब y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट आपको कैसे मिलेगा, ये जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो y एक्सिस को कभी भी इसका ग्राफ कट कर रहा है, y एक्सिस को एक तो ऐसा कट कर रहा है, कैसे भी कट कर रहा है, y को कट कर रहा है इन द, तो अगर y को कट कर रहा है मतलब x 0 हो जाएगा, तो x 0 अगर मैं यहाँ रख दूं तो y को क्या आएगा, c विल डिनोट योर इंटरसेक्शन विद y, तो c पॉजिटिव होगा तो ऊपर y एक्सिस के पॉजिटिव में कट करेगा, c निगेटिव रहेगा तो y एक्सिस के निगेटिव में कट करेगा, सिंपल है ना। तो जो हमने अभी दो क्वेश्चन देखे उसमें आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, देखो ये हमने निकाला था, तो y एक्सिस को कहाँ कट करने वाला है ये देखना था, है ना, मतलब ये वाला पॉइंट देखो, ये तो वर्टेक्स होता है, ये वाला पॉइंट भी है, इस केस में ये वाला पॉइंट y एक्सिस को वो c से मिल जाएगा ना, क्वेश्चन देखो क्या है, तो जो c की वैल्यू है आपकी उससे आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन में देखो c क्या है पॉजिटिव, तो 2 पे कट करेगा, मतलब c पे ही कट करेगा इन दिस सेंस, याद रखना है आपको, क्यों, क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट है x 0 होता है, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ ना, दिस पॉइंट इज 0,2, ये वाला पॉइंट जहां पे कट कर रहा है, ये ग्राफ। सेकंड वाला जो हमने अभी आपको सॉल्व करने के लिए दिया था उसमें भी देख लो, c इसमें भी 2 है, तो कहां करेगा, y एक्सिस को कट 2 पे कट करेगा, तो ग्राफ में आ जाओ, ये आगे जाकर जहां कट करेगा वो होगा आपका 2, 0,2 ये पॉइंट, तो ये एग्जैक्ट आप थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हो, मतलब वर्टेक्स भी मिला रहेगा आपको, जहां x को कट कर रहा है वो भी पॉइंट्स मिले रहेंगे, और जहां y को कट कर रहा है वो भी पॉइंट्स मिले रहेंगे, 4 चीजें मिले रहेगी, आपको 3 चीजें मिली रहेगी, उससे आप इजीली एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई दूसरा फंक्शन आया जिसका आपको कंपैरिजन करना है, कुछ ग्राफ फाइंड करना है या शेडेड रीजन फाइंड करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको एरिया अंडर कर्व आता है, तो उसमें ये हेल्प होगा आप अगर एग्जैक्ट निकाल पाओगे, ठीक है, और एग्जैक्ट निकालना ही है, ओके। चलो क्विकली रिवाइज करते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमने क्या बताया, पहले a से आप अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है ये बताओगे, है ना, सेकंड आप रूट्स निकालोगे, कितने चाहिए रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट कि वो x एक्सिस को
कितनी बार कट करेगा, मतलब ये रूट्स कितने हैं उसके, हाउ मच रूट्स। उसके बाद एग्जैक्टली रूट्स निकालोगे, ये हाउ हाउ मच लिख देता हूँ, ये रूट्स कौन से है वो निकालोगे। उसके बाद आपने वर्टेक्स निकाला था, वर्टेक्स का फॉर्मूला ये था मान, रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको याद ही है। और हाउ मच रूट्स के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हो, इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन 0 से, ठीक है ना। और फिफ्थ हमने देखा वाई इंटरसेप्ट, वाई को कहाँ टच कर रहा है वो किससे पता चलेगा, सी से। सी पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगा, और सी निगेटिव होगा मतलब वाई एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब वाई के निगेटिव साइड में कट करेगा, ठीक है। ये 5 चीजें हमने अभी तक देखी है क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ निकालने के लिए, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए एक होमवर्क देते हैं आपको, ये सॉल्व करेंगे सब लोग। 3x² + 7x - 5 इस पैराबोला का आपको पूरा मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो हमने भी 5 चीजें डिस्कस की वो तो निकालनी पड़ेगी, उसकी हेल्प से आप निकाल पाओगे, ठीक है। ये लिख लेना है, सॉल्व करना। एक और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो ये भी वाई इंटरसेप्ट निकाला था ऊपर, तो मान लो कोई ऐसा, मतलब आपने रफ में ये पता कर लिया कि जो पैराबोला है आपका वो ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो उसमें तो अलग अलग कंडीशंस होंगे ना, आपका पैराबोला ऐसा होकर यहाँ ऊपर भी कट कर सकता था, या ऐसा होकर नीचे भी कट कर सकता था वाई एक्सिस के। एक तो ये कंडीशन हो सकती है ऊपर वाले, एक तो नीचे के वाले हो सकते हैं। और वर्टेक्स तो देखो एक ही लाइन में रहेगा, ठीक है, मैंने कोशिश की वर्टेक्स। तो जब ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए ना ऊपर कट करेगा या नीचे कट करेगा। तो ये आपको हेल्प करेगा सी से, सी पॉजिटिव ऊपर, सी निगेटिव नीचे, ठीक है ना, इसमें हेल्प करेगा। सेकेंडली जो वर्टेक्स है, मतलब अगर रूट्स मिल जाए, रूट से ना अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अगर कर दोगे तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाता है। उससे आपको ये तो पता रहेगा कि जो ये आपका वर्टेक्स है वो एग्जैक्टली किस क्वाड्रेंट में रहने वाला है। जैसे अगर आपको मूव अपवर्ड बोला है तो वो ऐसा हो सकता था या तो ऐसा हो सकता था, इधर या इधर। तो एक्स पॉजिटिव होगा तो इधर की साइड आ जाएगा, ये एक्स पॉजिटिव के लिए, ये हो जाएगा। एक्स अगर निगेटिव होगा तो डायरेक्टली, अगर आपको टाइम नहीं है, जल्दी से ड्रॉ करना है, या वर्टेक्स की जरूरत नहीं है किसी केस में, तो जल्दी से रफ भी ड्रॉ करना है, तो थोड़ा एग्जैक्ट तो ड्रॉ हो, थोड़ा अच्छा आइडिया क्लियर होगा। तो उससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब रूट्स का हाफ कर दो तो मिल जाता है आपको वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। सी से आपको मिलता है कि वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ए से मिलता है अपवर्ड रहेगा कि डाउनवर्ड रहेगा। तो बार बार खुद को ये समझाओ, अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो, 10th के क्वेश्चन देख लो, है ना मिले तो या इंटरनेट पे क्वाड्रेटिक बना लो, या मन से लो और उसके ग्राफ्स ड्रॉ कर करके देखो। ज्यादा करके ऐसा करो, कभी इसको प्लस माइनस करो, कभी इसको प्लस माइनस करो, है ना, अलग अलग मिले, ठीक है। तो मैंने तो आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, सारे 5 चीजें निकालो। तो चलिए अगर ग्राफ आपको दिया हो, एक और एक 2 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। ग्राफ अगर आपको दिया हो तो उससे आप ए और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या, वो बता, वो देखेंगे। चलो आपको ऐसा दिया है पैराबोला, थोड़ा सा जल्दी निकाल रहे, तो बताओ ए की वैल्यू क्या रहेगी, एज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी क्योंकि ये अपवर्ड है, हाँ या ना। और बी के बारे में भी आपको पता नहीं है। चलो सी, सी क्या है आपका, कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस को, सी भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, हाँ कि ना, सिंपल है। अब वो अपवर्ड भी है, सी भी है, और कट भी कर रहा है 2 जगह, बराबर है। तो 2 जगह कट कर रहा है मतलब क्या होगा, नीचे होगा वो, उसका जो वर्टेक्स होगा वो 4th क्वाड्रेंट में होगा। सिंपल है ना, समझ रहे हो। कम से कम ए और सी के बारे में तो बता पाओगे। सेकेंडली
और क्या कर सकते हो आप, ये देखो, देखो यहाँ पर ये वर्टेक्स मुझको पता है कहाँ पर है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और दूसरा वर्टेक्स है एक्स क्वाड्रेंट क्या होता है -b/2 है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा है ना, और ए आपको पता है पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो एज ऑब्वियस बी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, हाँ या ना। मतलब आपको अगर ग्राफ मिल जाए तो आप ए बी सी के सारे वैल्यूज मतलब पॉजिटिव निगेटिव है क्या, ये तो पता कर सकोगे। उससे अगर एमसीक्यूज है तो थोड़ा सा कभी कभी हो जाएगा कि इजीली सॉल्व कर लो, प्रिडिक्ट कर लो ग्राफ से ही, है ना। अगर ग्राफ आपको ऐसा दिया गया हो, अगर आपको ऐसा दिया गया होता ग्राफ, आपका पैराबोला ऐसा कुछ होता, ठीक है, तो बताओ ए क्या होता आपका, एज ऑब्वियस इस केस में भी ए ग्रेटर देन 0 होता, और वो सी कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को पॉजिटिव में, सी आपका पॉजिटिव होता ग्रेटर देन 0। अब ये कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है वो निगेटिव होता है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे बनाए थे अपने -b/2 है, वो निगेटिव है, और आपने अभी देखा यहाँ पर ए जो है वो पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बी क्या रहना चाहिए इस केस में, निगेटिव होने के लिए, लेस देन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो इस केस में बी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और ये देखो हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था, यहाँ पर क्या है, जो एक्स कोएफिशिएंट कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए था, है ना, गलत नहीं, वैसे तो सही किया है, पॉजिटिव एक्स आपका होना चाहिए पॉजिटिव, और आपने एक्स बताया है -b/2 है, ए पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए बी को निगेटिव बनना पड़ेगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव बनेगा ना, इसलिए मैंने बी लेस देन 0 लिया है, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन अगर हो तो। यहाँ पर निगेटिव चाहिए एक्स को, आपका जो कोऑर्डिनेट है एब्सिसा वर्टेक्स का, मतलब ग्राफ देखकर ही जो समझ में आ रहा है आपको, जो एक्स है वो चाहिए आपको निगेटिव, और निगेटिव चाहने के लिए देखो ये है एक्स आपका है, मैंने देखो निगेटिव बताया, ये पॉजिटिव है, तो बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए तो तभी तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ गड़बड़ मत करना। इस तरीके से आप ए बी सी के साइंस तो भी कम से कम बता पाओ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन एकदम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट न्यू ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और किसने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।